सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक गौहर। जनवरी की 31 तारीख यानी साल 2025 का पहला महीना हमसे रुखसत पजीर हो रहा है और आज उस सुबह पर आप सबका खुशामदीद। यानी 31 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज जब आपके सामने आए हैं तो ख़बर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे, खबरों के ज़रिए से मुल्की सियासत में आज से अहम तरीन दिन शुरू होने हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आलमी सतह पर कुछ बातें हो रही हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सूरत हाल किस तरीके की बन रही है सियासी महाज पर। आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा यानी 9:45 के फ़ौरन बाद फ़ोन कॉल्स हमारी खुल जाएंगी। आप कॉल करेंगे तो आपकी आवाज़ को भी हुकूमती इदारों तक पहुँचाने का एक सुनहरी मौका होगा। घर बैठे आप कॉल कीजिएगा और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा। फिलहाल फटाफट से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहाँ पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा हर पल आपके साथ रहता है। और यही वो राब्ते और रिश्ते हैं जहाँ से आपके और हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि आप इनबॉक्स में आकर बहुत सारी चीज़ें हम तक शेयर करते हैं और वो शेयरिंग वाला मामला हमें केयरिंग तक ले चलता है। और ये सिलसिला आज भी आप जारी रखिएगा, ये प्यार आज आप भी हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा। फिलहाल प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आ गए हैं। फटाफट से जरा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, जिसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा और सबसे पहले जो खबर होगी वो कहां से होगी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आज जुमे का दिन है, साल 2025, जनवरी की आखिरी तारीख यानी पहला महीना हमसे रुखसत हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन कई वाक़यात, कई घटनाएं हुई हैं और एक तवील फहरिस्त होती है आलमी तारीख की। लेकिन चंद अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज़ और चंद मालूमात भी। कम वक्त में ज़्यादा खबरें और मालूमात अब तक पहुँचे हमारी तरजीह रहती है। साल 1963 दिन आज का जब मोर को हिंदुस्तान का कौमी परिंदा या नेशनल बर्ड करार दिया गया था, ये दिन आज का था। 63 के अंदर ये फैसला हुकूमती सतह पर हुआ। 1983 में इसके 20 बरस बाद कोलकाता मुल्क के पहले तैरते हुए ड्राई डॉक में कामकाज आज के दिन शुरू हुआ। 1915 में पहली आलमी जंग या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया और किसी भी मुल्क ने अब तक ऐसा पहली जंग अजीम के दौरान किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं रची थी, लेकिन आज के दिन ये हुआ। 1865 अमेरिका में गुलामी के खात्मे से मुतल्लिक 13वां तरमीमी बिल आज के दिन मंजूर हुआ। 1953 दिन आज का जब हॉलैंड के अंदर खतरनाक सैलाब से 1800 से जायद अफराद हलाक हुए और 10 से 15,000 के दरमियान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक लोगों का मुख्तलिफ हिस्सों से निकलना सबसे बड़ी मुसीबत थी या लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। 1996 में श्रीलंका में खुदकुश हमले में 86 अफराद की मौत आज के दिन जनवरी की 31 तारीख को ही हुई थी और 1400 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जनवरी के 31 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1968 में नीरो ने ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी हासिल की। साल 1984 अमेरिका ने निवादा तजर्बागाह पर न्यूक्लियाई टेस्ट आज ही के दिन किया। 1950 में अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने के प्रोग्राम को मजीद तक़वियत देने का ऐलान 31 जनवरी को आज ही के दिन किया था, 75 बरस कबल। साल था 2005, 20 बरस कबल जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह हिंदुस्तानी फौज के सरबराह आज के दिन मुकर्रर हुए। 2013 में 12 बरस कबल जनूबी अफ्रीका के प्रिटोरिया के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई, लेकिन इस हादसे में 32 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा 1961 में बिहार के पहले वज़ीर आला श्री कृष्ण सिन्हा का इंतकाल भी आज ही के दिन हुआ। उनकी सियासी और समाजी खिदमात को भी आज याद किया जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें और अहम तरीन वाक़यात आपके सामने हमने रख दिए हैं। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ना है और शुरुआत खबरों के साथ होगी। इससे पहले कौमी और मकामी सतह की खबरों की तरफ आएँ। आज चूँकि अहम तरीन दिन है, दारुल हुकूमत दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बतानी हैं, लेकिन पहला अपडेट मशरिक़ वस्ता से, जहाँ पर मुसलसल सीज़ फायर मुआहदे के बाद हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों के तबादलों का सिलसिला जारी है।
और तीसरा तबादला हो गया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी हो गई है। गजा पट्टी के अंदर दोनों तरफ से एक दूसरे के लोग छोड़े गए हैं और इजराइल और हमास के दरमियान इस तीसरे तबादले में 110 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल की जानिब से रिहा कर दिया गया है, जबकि 8 इजरायली असीरों को भी आज ही के दिन रिहाई मिली है। तो अब से ये कुल मिलाकर 19 जनवरी से अब तक 3 मरतबा एक दूसरे के लोगों को छोड़ने का ये जो सिलसिला है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है और साथ साथ तीसरा आप कह सकते हैं ये तबादला भी था। दोनों तरफ से चूंकि मुआहदे के मुताबिक फलस्तीनी ज्यादा कुछ ऐसे लोग थे जिनमें वो लोग भी थे जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उनको भी छोड़ने का मुआहदा हुआ था। तो इतलात के मुताबिक ये जो 8 फलस्तीनी माफ कीजिएगा जो 8 इजरायली छोड़े गए हैं फलस्तीन की जानिब से या हमास की तरफ से, जिसमें दूसरी तरफ से 110 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं। लेकिन इतलात ये भी हैं कि 30 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इजराइल की कैद में मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद थे, उनको भी 118 लोगों में 110 लोगों में छोड़ा गया है। ये तीसरा जो तबादला हुआ है इसमें 30 बच्चे भी वापस गजा पट्टी की तरफ आए हैं। लेकिन इतलात ये भी हैं कि जब ये तबादला जारी है तो वो जो ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा है या आप कह लीजिए बैतुल मक़दिस के आसपास का हिस्सा, वहां पर जो कार्रवाइयां इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से चल रही थी या मकामी पुलिस कर रही थी, गिरफ्तारी और या हिरासत में लेने का सिलसिला वो आज भी जारी है और 1 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों को अलग अलग मकामात से इजरायली फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मुतअद्दिद जगहों से ये खबरें थी जब ये डील पक्की हुई थी तो जश्न का माहौल था। बहुत सारे लोगों को वापस गजा पट्टी के अंदर आने का मौका तो दिया गया, लोग वापस भी अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। साफ सफाई या बहाली का अमल भी शुरू मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खंडरात में तब्दील हुए गजा पट्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन इतलात के मुताबिक यूनाइटेड नेशन की जो एक एजेंसी है जिसको UNRW आप कहते हैं, जो रेफ्यूजीज के मकसद से बनाई गई एजेंसी है, उसने इस बात की भी तस्दीक की है कई एक मकामात पर जश्न के माहौल के बीच इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीज फायर मुआहदे के तहत कुल मिलाकर 117 लोग छोड़े गए हैं, जिनमें 110 फलस्तीनी जो हमास के पास जो इजराइल के पास थे और 8 लोग ऐसे जो हमास के पास थे वो इजराइल को के हवाले या ह्यूमन राइट्स के हवाले कर दिए गए हैं। ये तो एक खबर आपके सामने रखी है, लेकिन बात जब मशरिक़ वस्ता की हो रही है तो खबर जरा आपको सीरिया से भी बता दें। कल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि उबूरी हुकूमत ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और सबकी अब नजरें इस बात पे थी कि सीरिया के साथ किस तरह का तालमेल मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से होगा। नई हुकूमत ने जैसे ही अहमद अशरा शाम के अबूरी सदर नामजद किए गए हैं तो अरब लीग की जानिब से अहमद को मुबारकबाद भी पेश की गई है और साथ साथ इतलात ये भी हैं कि कुवैत, कतर और सऊदी अरब के जो नुमाइंदे हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर दिमिश्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से खबर यह है कि आला सतही जो टीमें हैं वो भी आ सकती हैं। वजारत खारजा की तरफ से हो सकता है कि खुद शाह सुलेमान भी आने वाले दिनों में सीरिया का दौरा करें। लेकिन कुवैत के अमीर, इसके अलावा कतर के सरबरा जो कि दिमिश्क पहुंचे हैं, ये पहली मुलाकात थी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर खुद अहमद अशरा की जानिब से इस्तकबाल भी अमीर के कतर का किया गया है। और ख़बर यह भी है कि तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ, जिनका एक कलीदी किरदार अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक सीज फायर में गजा पट्टी के अंदर भी रहा है, सीरिया के अंदर एक अच्छी हुकूमत बने, काम बेहतर चले, इस हक में है। लेकिन दिसंबर 8 को जब बशर अल असद का तख्ता उल्टा तो उसके बाद ये पहला कोई इस तरह का डेलीगेशन जो कतर से बराह रास्त सीरिया पहुंचा हो, जिनका खुद इस्तकबाल वहां के सरबराह की जानिब से किया गया। तो अरब लीग की जानिब से भी पहला स्टेटमेंट जारी करके हुकूमत का इस्तकबाल और नेक ख्वाहिशात का इजहार अहमद शरा और उनकी कैबिनेट के लिए कर दिया गया है। चलिए, अहमद शरा ने कल आपको याद होगा आईन को तहलील कर दिया था और इमरजेंसी में नाफिज किए गए कानूनों को भी तहलील कर दिया था। 12 रुकनी मशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई थी और इस बीच अरब लीग और अरब दुनिया से मुख्तलिफ रीजनों का आना भी दिमिश्क जो है वो लगातार जारी है। इस बीच ज़रा रुख एक और अहम खबर की और करते हैं और आपको अपडेट करते हैं कि अमेरिका में तैयारा हादसे में क्या कुछ अब तक अपडेट हुआ है। और सरकारी तौर पर अमेरिका की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि 2 जो टक्कर के दरमियान तकरीबन अभी तक जो सवार लोग जहाज के अंदर थे उनके मारे जाने की तस्दीक हो गई है। ताहम फिलहाल पोटामिक दरिया से सिर्फ 28 लाशें बरामद कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 60 लोग जो थे वो सफ़र कर रहे थे, जिनमें कुछ क्रू मेंबर्स भी थे। कमर्शियल जहाज जा रहा था और अचानक से
जो ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर था वो टकराया इस कमर्शियल एयरलाइंस के साथ, अमेरिका एयरलाइन जेट के साथ, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा पेश आया है। और ऑफिशियल कंफर्मेशन ये कर दी गई है कि हवाक हेलीकॉप्टर के अंदर जहां 3 फौजी एहलकार को लेकर ये जहाज जा रहा था, हेलीकॉप्टर जा रहा था, एक तो ये हादसे का शिकार हुआ जिसमें ये तीनों फौजी बशमूल क्रू मारा गया। उसके साथ साथ ये जो कमर्शियल जहाज जो पोटोमैक दरिया के अंदर गिर चुका था उसमें भी सवार तमाम लोग जो है वो मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 28 लाशें जो है वो बरामद कर ली गई है। तो इस तरीके से जो एयर नेविगेशन वाला मामला है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है अमेरिका का, उस पर एक बड़ा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त दे दी गई तब जब बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी दूरी पर ही एक कमर्शियल जहाज़ यहाँ से आ रहा था जिसके एयर स्पेस पहले ही क्लियर कर दी गई थी। और इस दौरान जो कुछ हुआ है इसकी तहकीकात के लिए भी अब आला सतही कमेटी जो है वो बना दी गई है। बहरहाल बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने ऑफिशियली इस बात का तस्दीक कर दिया कि इस हादसे के दौरान जितने भी लोग, चाहे वो कमर्शियल जहाज के अंदर सवार थे या हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, सारे के सारे मारे गए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन 67 लोगों की मौत और लाशें अभी मुकम्मल तौर पर, चूंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हादसे में जो मैक्सिमम लोग सवार थे और 30 के आसपास कहा जा रहा है कि स्टूडेंट इसमें सवार थे जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद थी। लेकिन बड़ी बात इशफाक ये कि 1.5 महीने के दौरान तजाकिस्तान, इसके अलावा साउथ कोरिया और सदर्न लेबनान के अंदर और आज का हादसा 4 बड़े हादसा हुए हैं और 400 प्लस लोगों की मौत हुई है, जिससे सिक्योरिटी को लेकर या पैसेंजर से की जो सलामती का मामला है इस पर सवालिया निशान लगना शुरू हुए हैं और पूरे निज़ाम को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। इन सब के बीच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी आलमी कुछ खबरें जिन पर हमने आपको अपडेट दे दिया, लेकिन जरा बात दारुल हुकूमत दिल्ली की करते हैं, जहां पर थोड़ी देर के बाद सबकी नजरें लोकसभा पर लगेंगी, क्योंकि साल 2025-26 का सालाना मीज़ानिया कल पेश होने जा रहा है। और उससे कबल आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू बजट सेशन के आगाज में मुश्तरका इजलास से खिताब करने जा रही है। आज से बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली दारुल हुकूमत के अंदर बजट सेशन का आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मशावरतों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी तमाम लंगर लंगूट कस लिए ताकि सरकार को मुख्तलिफ मामलों पर घेरा जाए। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी, वहीं पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी सन 2025 को देश के मुल्क के सामने मीज़ानिया रखा जाएगा, हिसाब किताब रखा जाएगा कि खजाने का हाल किस तरीके से है और बेहाल आवाम को क्या कोई राहत मिल सकती है या नहीं। वज़ीर ख़जाना की तकरीर पर सबकी नज़रें 1 फरवरी पर मरकूज़ रहेंगी। ताहम निर्मला सीतारमण एक ऐसी शख्सियत है जो एक और रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि मुसलसल 8वीं मरतबा निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। 8वां बजट वो कल अपना पेश करेंगी, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तमाम सवालों को तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म से मुतल्लिक मुख्तलिफ महकमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और दीगर मामलात को लेकर भी बात होगी। कुंभ में हादसा और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा सुर्खी में बना हुआ है। ताहम वज़ीर ख़जाना की जब हम बात करें, जो कल अपना 8वां बजट पेश करेंगी, और इस तरीके से जब आप देखेंगे तो मुसलसल मुराजी भाई देसाई साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 10 मरतबा अपना बजट, मुल्क का बजट जो है वो पेश किया था। 6 बजट उन्होंने मुसलसल पेश किए थे 59 to 64, फिर 4 बजट उन्होंने 67 से 69 तक किए, तो कुल मिलाकर 10 बजट वज़ीर आज़म मुराजी भाई देसाई साहब ने पेश किए थे। उसके बाद साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी साहब ने भी 8 और 9 बजट बिलतरतीब जो है वो दे दिए थे। और इस तरीके से अब निर्मला सीतारमण जो है वो कहीं ना कहीं मुराजी भाई देसाई जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भी नज़र आएंगी अगर हुकूमत बरकरार रही। तो फिलहाल वज़ीर आज़म की काबीना ने पहले ही बजट को मंजूरी दे दी थी, और इस ज़िमन में जो तकरीबात
वजारत ख़जाना के अंदर होती है वो भी मुकम्मल हुई है। कल सबकी नज़रें वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन पर रहेंगी, जहां पर वो मुल्क का 8वां बजट पेश करेंगी। तब आज जो खबर है वो यही है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू जो है वो मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी, जिस दौरान वो प्रायोरिटी फिक्स करेंगी कि मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटियाँ क्या है, हुकूमत के दरपेश मसाइल क्या है और मसाइल से किस तरीके से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर भी अब की बार वज़ीर ख़जाना की नज़र में रहेगा और उम्मीदें लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के बजट से कबल जब ये बजट आ रहा है तो कुछ राहत और कुछ बड़े ऐलानात भी मुतवक्को हो सकते हैं इस बजट के दौरान, जो कल वज़ीर ख़जाना पेश कर रही है लोकसभा के अंदर। अहम तरीन इजलास जिसकी शुरुआत ऑफिशियली आज से एक तरह से हो गई है और थोड़ी देर बाद यानी 10:30-11 बजे के आसपास सरगर्मियां मजीद तेज़ होंगी और पहला खिताब जो कि मामूल के मुताबिक होता है, कवायद व ज़वाबित होते हैं, हुकूमत की हुसूलियाबियाँ और बजट के तहत होने वाले कामकाज पर सबकी नज़रें हैं, जहाँ पर सदर हिंद की जानिब से आज थोड़ी देर बाद खिताब किया जाएगा। बराह रास्त नशरियात भी दिल्ली से आप तक पहुँचेंगी, आप हमारे साथ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ब्रेक पे जाएं। खबर ज़रा आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी बताते चलें। भगदड़ मचने के बाद जहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा अमवात हुई, महाकुंभ मेले में कवायद व ज़वाबित को वाज़ह करते हुए मज़ीद बंदिशें या पाबंदियाँ कई एक मकामात पर आयद कर दी गई हैं और सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है मकामी सतह पर उत्तर प्रदेश की सरकार की जानिब से, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात साधु संतों की तरफ से, अखाड़ों की तरफ से या अकीदतमंदों की तरफ से उठाए गए थे कि जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ये क्यों। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 30 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, वीआईपी पास देने का सिलसिला जो था वो ख़त्म करके उसको मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। जो नो व्हीकल जोन्स थे या जो रास्ते थे उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है मकामी इंतजामिया की जानिब से और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रयागराज के अंदर अहकामात भी सादिर कर दिए गए हैं। जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से जो गाड़ियां बराह रास्त शहर के अंदर दाखिल हो रही थी उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ साथ कल परसों उसके बाद 3 और 4 फरवरी तक शहर के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां पर किसी भी 4 व्हीलर को या किसी गाड़ी के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला उस वक्त लिया गया जब 2 रोज कबल एक अफसोसनाक वाक़े में भगदड़ मचने से 2 दर्जन से ज्यादा अमवात महाकुंभ के दरमियान हुई है। प्रयागराज की इंतजामिया और यूपी हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर फैसला ले लिया है कि वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जाए और नो व्हीकल जोन्स बनाया जाए। एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाना यानी इन एंड आउट को बाज़ाब्ता तौर पर बनाया गया है और तमाम गाठों पर इंतजामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जो वज़ीर आला है वो अज खुद तमाम हालात को अब मुआयना कर रहे हैं और इस बीच अब माना जा रहा है कि आज से एक नए कानून का इतलाक हो गया। नो व्हीकल जोन्स, पार्किंग लॉट्स और वन वे यानी एक तरफ से आप जाएंगे संगम तक पहुंचेंगे, वहां पर आप डुबकी लगाएंगे गंगा में, वापस जाएंगे तो एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से जाएंगे और कितनी देर तक आप वहां पर रुकेंगे, इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और आज से इस हुक्मनामे का निफाज कर लिया गया है। कुंभ की इस खबर के साथ ही वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा रुख जम्मू कश्मीर का करेंगे क्योंकि बदलते मौसम के बीच सियासत भी बदल सकती है और रियासत की सियासत किस सिमत चलेगी बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। जरा बात मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि चिलई कलान रुखसत पजीर हो चुका है, और चिलई कलान के रुखसत पजीर होने पर जिस तरीके का मौसम का मिजाज था उस पर तो लगातार खबर आ ही रही थी, लेकिन चिलई खुर्द भी लगभग इसी तरीके का मौसम का मिजाज बनता हुआ नजर आ रहा है। चिलई कलान जिस तरीके से सूखा और रूखा ही निकला है, उसी तरीके के मौसम के मिजाज की खबर आ रही है। चिलई खुर्द से भी ड्राई एंट्री हो गई है कश्मीर के अंदर चिलई खुर्द की, और कोई भी जो पेशन गोई आई है वो 5 फरवरी तक बताई गई है कि कोई भी बड़ी मौसमियाती तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। ताहम बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जो है वो रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है। मेट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि बालाई इलाकों के अंदर जो हल्की बर्फबारी होगी, और इस दौरान पीर पंचाल की पहाड़ियों पर सफर करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो एडवाइजरी जो रियासती इंतजामिया और जिला इंतजामिया की तरफ से दी जाएगी उस पर बराबर गौर करें और उसी के तहत जो है वो काम करें। 40 दिन का सख्त तरीन मौसम चिलई कलान इख्तिताम पजीर हो गया है। ताहम चिलई कलान के दौरान किसी तरीके की भी कोई ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो खासा देखने को मिला है। बर्फ और बारिशें न होना, डेट मीन जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो मुसलसल बदल रहा है, और कल भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से इससे मुश्किलों का आगाज हो सकता है। 29 रोज़ा एक और चिलई कलान जिसे आप चिलई खुर्द कहते हैं वो 20 दिन के लिए चिलई खुर्द जो है वो आ चुका है। ताहम मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि 5 फरवरी तक मतला कई मकामात पर आपको अबर आलूद दिखेगा, लेकिन बूंदाबांदी के सिवा कुछ भी नहीं होगा, जिसके बाद ये जो ड्रॉट जैसी सिचुएशन या सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत कम बारिशें और बर्फबारी सरमा के दौरान देखने को मिली है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। तो इसलिए भी मौसम तब्दील होने पर नजरें थी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग किस्म की परेशानियां, और माहिरीन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर ज़रा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हल्की बर्फबारी कल और परसों होगी या नहीं, इसकी पेशन गोई की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुश्क मौसम ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। इसी साल विंटर्स में जब हमने प्रोग्राम किया तो आपको बताया कि मुतअद्दिद मकामात पर दोनों सूबों के अंदर आतिशज़दगी के भयानक वाक़यात ने नुकसान पहुंचाया, और शदीद किस्म का नुकसान अमलाक को भी पहुंचा। खुश्क मौसम के बीच न सिर्फ पानी की कमी बल्कि मौसमियाती तब्दीली जिससे गहरा असर जिंदगियों पर हुआ है। कम बर्फबारी या खुश्क मौसम जो इस बार ज़्यादातर रहा है, जो अब चिलई कलान का पहला जो आप कह सकते हैं 30 दिन रहे हैं, मुतअद्दिद मकामात पर नुकसान की इतलात ये एक तरह का मामूल बन गया था। पीर पंचाल खित्ता हो, वादी कश्मीर हो, जम्मू सूबा हो, चिनाब बेल्ट हो, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ऐसी सूरत हाल हो जहां जिंदगियां मुतासिर ना हुई हों। इन सब के बीच में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने 3 रोज कबल आपको याद होगा कि 24 तारीख से लेकर 31 जनवरी यानी आज तक बाज़ाब्ता तौर पर खुश्क मौसम के बीच जंगलात में आग लग सकती है, इस तरह के वाक़यात रुनमा हो सकते हैं, इसके लिए वार्निंग जारी की थी, और कई तरह के खदशात के बीच इस वार्निंग के लिए 7 दिनों के लिए शहरियों को आगाह करने की भी कोशिश हुई थी। बीच बड़ी खबर यह कि जंगलों में सब सोना भी जल रहा है, और लगातार NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो अलर्ट जारी कर दिए गए थे उसके मुताबिक ही फिलहाल सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कवर को देखेंगे तो 21,387 स्क्वायर किलोमीटर पर सरसब्ज और शादाब दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि तकरीबन 8 मकामात ऐसे हैं जहां पर जंगल में आग लगने की खबरें सामने आई है। जनवरी 25 तारीख को सबसे पहले
जंगल में खबर आई थी कि आग लगने की, जो पांपोर साउथ कश्मीर का करेवा का एरिया था वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर 26 जनवरी को एक और खबर सामने आई, जो मेंढर सेक्टर पुंछ का एरिया था वहां से खबर आई। सिर्फ उसी दिनों में फिर जो रजौरी का एक और इलाका है, 26 जनवरी के दिन ही खबर वहां से भी आई। 27 जनवरी को जो खुश्क घास हारी पर्वत हिल्स के आसपास थी वहां पर आग लगने की खबर आई। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई की। 28 जनवरी को भी इसी तरीके से जो फॉरेस्ट ब्लॉक रामपोरा है, राजपोरा का इलाका है, कंडी सोपोर बारामूला का एरिया है, वहां से भी इतलात इसी तरीके की आई। 29 तारीख को भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कश्मीर उड़ी बारामूला से खबर आई कि जो खुश्क घास है उसमें अचानक से आग लगी है, जिसके बाद फॉरेस्ट अमला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रियासती इंतजामिया ने भी तमाम सूरत हाल को देखते हुए एडवाइजरियां भी जारी कर दी थी। ताहम ये सिलसिला क्यों बना है, वो सिर्फ ये है कि खुश्क मौसम है, बारिशें बर वक्त नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है, ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघल रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली का असर ये है कि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। इस बीच बढ़ते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की और बात जरा सरहदों की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि सरहद पर अलर्ट है, क्योंकि रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने दरअंदाजी की कोशिश करते हुए नौजवानों को पकड़ देखा था, जिसके बाद मुख्तसर सी गोलियों का तबादला भी देखने को मिला है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अगरचे दरअंदाजों के मारे जाने की इतला और खबर सामने आई, ताहम सरकारी तौर पर और फौजी तर्जुमान की तरफ से अभी इसकी तस्दीक नहीं कर दी गई है। ताहम बड़ी खबर ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल के खरी करामा इलाका जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने कल मुश्तबे अफराद की नकल हमल को देखा था, जिसके बाद गोली भी चली थी। ताहम इस वक्त भी इस बड़े इलाके का ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि दरअंदाजी की इतलात और खबर के बाद ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसको लेकर कल फौज ने भी इस बात की तस्दीक की कि चंद लोग जो इस पार आने की कोशिश में थे, फायर किया गया, ऑपरेशन को शुरू किया गया है। गुलपुर सेक्टर जहां तकरीबन 12 घंटों से या उससे पहले से ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ की जानिब से की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि रात देर गए इसकी कंफर्मेशन भी की गई थी कि दो दरअंदाज जो इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। आकाश मलिक के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त पुंछ से ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, क्या मजीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी आसिफ, जिस तरीके से देर शाम को ही जो है खरी करमाला के मकाम पे जो है सरहद के मकाम पे जो है दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसके बाद सेना की तरफ से जो है एक पर फायर किया गया, जिसपे जो है सोर्सेज के हवाले से एक खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट्स को जो है हलाक कर दिया गया है। देर शाम से ही जो है इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह की किरण के साथ बात करें कि इस वक्त भी इस इलाके को वसी पैमाने पर लेके अभी भी जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कुछ देर बाद फौज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। जी, इसमें जो खबर आ रही थी कि दरअंदाज मारे गए हैं, क्या उसकी कोई तस्दीक कहीं से हो पाई है? सोर्सेज के हवाले से खबर जरूर आई है, लेकिन ऑफिशियल जराये की तरफ से या फौज की तरफ से इसकी अभी तस्दीक नहीं की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में फौज की तरफ से बयान जारी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जाएगी, जिसके बाद इतलात और खबर जो है वो और ज़्यादा पुख्ता सामने आएगी कि सूरत हाल क्या कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सियासत की करते हैं, क्योंकि रियासती असम्बली का एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पहला बजट इजलास बुलाया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ज़िम्मन में नोटिफिकेशन जारी करने को हुक्मनामा जारी कर दिया है। पहला बजट जम्मू कश्मीर असम्बली का होने जा रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समन की है असम्बली। बाज़ाब्ता तौर पर 3 मार्च को इजलास को बुलाया गया है, जबकि 3 मार्च को जो इजलास जम्मू के अंदर बुलाया गया है, पहले दिन ही लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इजलास की सदारत करेंगे, इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास का आगाज़ होगा। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से तमाम मेंबरान कानून साजिया से कहा गया है कि वो 10 अनस्टार्ट क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 20 सवालात पूछेंगे, 3 बिल्स वो ला सकते हैं और 4 करारदादे मेंबरान जो है वो रख सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पहला उमर अब्दुल्ला का बजट इजलास सरकार का जो है वो जम्मू के अंदर होने जा रहा है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 मार्च को इजलास बुलाने को मंजूरी दे दी है। पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खिताब करेंगे, जिसके बाद वजीर खजाना जो है वो अपने बजट को पेश करेंगे। कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की इतलाक के हिसाब से समन की जाती है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास 3 मार्च सन 2025 को 10 बजे सुबह जम्मू के अंदर। और याद रखिएगा कि इससे कबल उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत में जो रियासती काबीना है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह दरख्वास्त की थी कि वो मार्च के पहले हफ्ते में इजलास का तलब करें ताकि बजट को पेश किया जा सके और तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। और इस बीच कल रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 3 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर पहले बजट इजलास को बुलाने को मंजूरी दे दी है। 20 सवाल मेंबरान पूछेंगे, 3 बिलें वो पेश कर सकते हैं और 4 करारदादें भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है वो पूछी जा सकती है। और इस ज़मन में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी हो गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। बजट इजलास के बाद जरा आगे बढ़ते हैं, बात कानून साज असेंबली की भी करते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किस तरीके का कानून होगा, किस तरीके से बिजनेस ऑफ रूल्स होगा। आपको याद होगा कि उस बिजनेस ऑफ रूल्स को बनाने के लिए आला सतही कमेटी को तश्कील दे दिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि अब स्पीकर की सरबराही में बनने वाली कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है और मसवदे कानून तमाम मेंबरान जो कमेटी के अरकान हैं उनको सौंप दिया गया है। असेंबली सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट रूल जो है वो बना दिए हैं और स्पीकर ने अगला इजलास 4 फरवरी को तलब कर दिया है और तमाम रेफरेंसेस जो हैं उसमें लगा दी गई है कि कौन सी हटेंगी कौन सी नहीं हटेंगी, किस तरीके से क्या होगा। असेंबली सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट रूल तैयार किया है और मेंबरान को बीच में इसको सर्कुलेट भी कर दिया गया है। 4 फरवरी को दोबारा इजलास होगा। जम्मू कश्मीर आईन, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का हज़फ कर दिया गया है। जेएससी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी जो होती थी, क्योंकि अपर हाउस हमारे पास नहीं है इसलिए इस सेक्शन को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर कानून, जो जम्मू कश्मीर का कानून 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हो गया था, अब एक ही कानून है, वो क्लास ख़त्म कर दिया गया है। और ये रेफरेंसेस जो होती थी एलसी की, जेएससी की, जम्मू कश्मीर कानून की, वो ख़त्म कर दी गई है। और तमाम बिलें जो है जो इंट्रोड्यूस की जाएंगी असेंबली के अंदर उसको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी नॉड होना ज़रूरी करार दिया गया है। ये भी इस रेफरेंस और नए कानून का एक हिस्सा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर दिए गए हैं और उसे उन तमाम मेंबरों के अंदर सर्कुलेट 8 मेंबरों के अंदर सर्कुलेट कर दिया गया है। 4 फरवरी को यह इजलास दोबारा तलब किया गया। अगर मेंबरान में यकसानियत पाई गई, कोई ज़्यादा तफर्रुक नहीं पाया गया, तो ये मिन अन जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूरी के बाद जो मार्च के अंदर सेशन शुरू होगा, जिसको लेकर पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मंजूरी दे दी है, तो नए कानूनों के तहत उस इजलास को तलब किया जाएगा। याद रखिएगा, अब्दुर्रहीम राथर जो स्पीकर है असेंबली के, वो इसके सरबराह थे। साबिक स्पीकर मुबारक अहमद गुल इसके मेंबर हैं। साबिक वजीर कानून सैफुल्लाह मीर इसके मेंबर थे। माहिर कानून हसनैन मसूदी साहब जो साबिक एमपी हैं और रिटायर हाई कोर्ट के जज है, उसको मेंबर रखा गया था। पवन कुमार गुप्ता जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उसको इसका मेंबर बनाया गया है। रणबीर सिंह पठानिया इसका मेंबर बनाए गए थे, दोनों का ताल्लुक बीजेपी से है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो सीपीआईएम से है। निज़ामुद्दीन भट्ट जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है। मुजफ्फर इकबाल खान जो कानूनदान भी है, आज़ाद उम्मीदवार थन्ना मंडी से है। ये इस कमेटी के अरकान थे और इन कमेटी के अरकानों को ये तमाम मसवदा जो है सौंप दिया गया है और वो बाई लॉज और क्लासेस को पढ़ रहे होंगे। 4 तारीख को इजलास जम्मू के अंदर होगा। अगर ऑल इज वेल हुआ तो मिन अन फाइल चली जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो फिलहाल 3 बड़ी चीजें जो हमारी खबर है कि जम्मू कश्मीर का आईन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जेएससी को इस नए कानून में डिलीट कर दिया गया है। बात असेंबली की हो रही थी तो आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी
असेंबली इजलास से कबल तैयारियां हो रही हैं और बजट को लेकर तमाम नजरें नए हुकूमत पर है, उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर है। खबर आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर का बजट साल 2025-26 पेश होने जा रहा है और इस ज़िमन में तमाम नजरें मरकज पर मरकूज है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज मरकज से मांगा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर खजाने को पूरा किया जाए और हुकूमती इदारे जो है वो काम कर सके। वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस ज़िमन में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात को और ज़्यादा तेज कर रहे हैं और अपनी प्रायोरिटियां सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम गारंटियों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। पहला मौका होगा जब वजीर आला बहश्ती वजीर खजाना भी ऐवान में पेश होंगे और बजट पेश करेंगे। पहला मौका होगा कि बहश्ती वजीर खजाना के वजीर आला जो है वो बजट पेश करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि साबिका टेन्योर में जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला थे तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला के पास होम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और दीगर महकमा जात रहते थे और फाइनेंस महकमा किसी और के पास रहता था जब रियासत हुआ करती थी। क्योंकि अब वज़रा भी कम है और महकमा जात भी बहुत है, इसलिए वजारत खजाना का कलमदान उमर अब्दुल्ला के पास है और यही वजह है कि अब मार्च में जब सेशन शुरू होगा और 5 या 6 मार्च को जब बजट की तैयारी में है तो उमर अब्दुल्ला आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बजट पढ़ते हुए भी नजर आएंगे और यह पहला मौका होगा बहश्ती वजीर आला के वो बजट भी ऐवान के सामने रखेंगे। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का आखिरी बजट साल 2018 में पेश किया गया था। उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू साहब थे जिन्होंने 80,313 करोड़ रुपए का माली बजट साल 2018-19 के लिए पेश किया था, जिसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। 2018 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बजट को हाथ में लिया जो तकरीबन 88.911 करोड़ रुपए का था 2019-20 का। उसके बाद 20-21 से लेकर 24-25 का बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आया, 24-25 का भी बजट जो है वो पार्लियामेंट में आया और अब 25-26 के लिए जो मीज़ानिया होगा वो रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे ऐवान के अंदर। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से ताकि खजानों को पूरा किया जा सके और खजाने के पूरा होने के साथ ही उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए जो एजेंडे के अंदर जो है वो रखी गई है। तो बड़ी बात ये कि वजीर आला बहश्ती वजीर खजाना के पेश करेंगे बजट को। लेकिन याद रखिएगा हमारे एक अहम तरीन प्रोग्राम बदलता जम्मू कश्मीर नई राहों का सफर जो सीजन 2 जम्मू के अंदर गुज़श्ता दिनों हुआ था, उसमें वजीर आला ने बहश्ती वजीर खजाना के तौर पर यह साफ कर दिया कि खजाना खाली है ताहम नए टैक्सेस का इतलाक नहीं होगा। अब यह किस तरीके से मुमकिन होगा, हमारी नजर मार्च में रहेगी जब वजीर आला ऐवान में रहेंगे, बजट पेश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से गारंटियों को पूरा किया जाएगा, नौजवानों के मसाइल को हल किया जाएगा और वो तमाम मामलात जो अभी इल्तिवा में पड़े हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि 200 यूनिट बिजली, 5,000 रुपया माहाना वीकर सेक्शंस के लिए, फिर 12 LPG सिलेंडर, राशन का बढ़ाना, 3 लाख रोजगार, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रमोशन, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये वो गारंटीज थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐवान असेंबली के इलेक्शंस के दौरान सामने रखी थी, जिस पर आवाम ने वोट दिया है। और उमर अब्दुल्ला के लिए अब बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरीके से इन तमाम वादों को अमली जामा पहनाया जाए जब खजाना मुकम्मल तौर पर खाली है। तो उमर अब्दुल्ला हुकूमत भी तैयारियों में मसरूफ़ है, दीगर जमातें भी कामकाज कर रही हैं। आइंदा के ये जो 1.5 से 2 महीने हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इस एतबार से भी सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन बात ज़रा उन 2 हलकों की भी कर लेते हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात पर भी सबकी नज़रें, अगरचे अभी तक तारीखों का ऐलान होना बाकी है और गुज़श्ता दिनों जहां पर दिल्ली के लिए स्केड्यूल का ऐलान किया गया था, तारीखों का ऐलान हुआ था, नज़र इस बात पे भी थी क्या सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और जम्मू सूबे के नगरोटा सीट पर इलेक्शंस जल्दी होंगे या नहीं, जिसके एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि फिलहाल सर्दियां हैं और बर्फबारी भी कुछ एक इलाकों में, तो ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम हॉल्ट हो, परेशानी हो, इसलिए अप्रैल से पहले इलेक्शन करवाने की तैयारी है, लेकिन तारीखों का ऐलान होना बाकी है। मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मकामी सतह पर सियासी हलचल या मुलाकातों का सिलसिला इन दिनों देखने को मिल रहा है। बडगाम की तरफ जाएंगे तो जहां पर उमर अब्दुल्ला जो कि जीत कर आए थे, इस सीट से
उमर अब्दुल्ला ने बाद में, चूंकि वो गांधरबल से भी जीते थे, तो जब चीफ मिनिस्टर बने एक सीट को उन्होंने विड्रॉ किया, तो उन 2 सीटों में से उन्होंने बडगाम सीट चुनी। इसके बाद मुसलसल ये सीट खाली चल रही है, तो इस पर भी सबकी नजरें। लेकिन इस दरमियान खबरें ये हैं कि मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, और कोशिश ये हो रही है कि यहाँ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इतलात ये भी हैं कि राब्ते कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई मुश्तरका उम्मीदवार बडगाम के अंदर आपको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखने को मिले, लेकिन अभी इस हवाले से भी ऐलान या कोई हतमी फैसला होना बाकी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मकामी सतह पर जहां पर उमर अब्दुल्ला, जहां एक कलीदी किरदार जो बाज़ सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने भी इंतखाबात के दौरान या इंतखाबी तशहीर के दौरान अदा किया था, उन पर भी सबकी नज़रें हैं, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कम इस सारी सूरत हाल में। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल सियासी तौर पर सेंट्रल कश्मीर के इस हल्के के अंदर है। इधर जम्मू सूबे की तरफ आएंगे तो तैयारियां कांग्रेस की तरफ से भी शुरू की गई हैं, बडगाम की तरह जम्मू के अंदर भी, जहां पर कड़ी टक्कर के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या देवेंद्र सिंह राणा, जिनके इंतकाल के बाद इतलात ये हैं कि शायद उनकी बेटी नुमाइंदगी का मौका उनको पार्टी दे सकती है, उनके सामने कांग्रेस इतना मजबूत कैंडिडेट फील्ड कर पाएगी, या फिर वही पुराना चेहरा रिपीट होगा जो देवेंद्र सिंह राणा के सामने साल 2024 में इंतखाबात के दौरान उतारा गया था, वो टक्कर देने के लिए तैयारियां कर। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे तो पर्दे के पीछे मुलाकातें, अगरचे खुलकर बहुत सारी पार्टियां कैंपेन में ना नजर आईं, लेकिन मुलाकातें, एक दूसरे की सपोर्ट या हिमायत हासिल करना, इसकी भी कोशिशें दीवार के पीछे जरूर हो रही हैं। इशफाक, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट एहतजाज पर जा रहे हैं। अगर वो जेल में एहतजाज पर हैं तो क्या कारकुन खामोश बैठेंगे, एक बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। सेहत शोबा, किस तरीके से बुनियादी ढांचा हमारा कमजोर है, आज जरा उस पर भी एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दर्द सर है श्रीनगर का एयरपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। बात सियासत के हवाले से हो रही थी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी की, क्योंकि इंजीनियर रशीद अभी जेल में हैं और इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में वो ज़रूर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद वापस उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। मगर आज इसलिए भी दारुल-हुकूमत दिल्ली पर नजरें क्योंकि पार्टी ने जम्मू कश्मीर से ऐलान किया है कि वो उनके पास जो इतलात हैं रुकने पार्लियामेंट जेल के अंदर भूख हड़ताल आज से शुरू कर रहे हैं। 4 से 4.5 साल का अरसा जेल में गुजारने के बाद कुछ वक्त के लिए इंतखाबात की कैंपेनिंग के दौरान रिहाई उनको मिली थी, लेकिन बजट सेशन के लिए महबूस रहनुमा को फौरी तौर रिहा किया जाए। पार्टी लीडरान ने, चूंकि कोर ग्रुप का इजलास भी श्रीनगर में हुआ जिसमें 3-4 बड़े फैसले हुए, लेकिन तवज्जो ज़्यादा इस बात पर थी कि कम से कम इस बजट सेशन के लिए इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाना चाहिए। और ये मुतालबा उस वक्त किया गया जब ये भी बताया गया कि आज से पार्टी के सरबरा तिहाड़ जेल के अंदर ही हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं। इशफाक, बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि थोड़ी देर में इंजीनियर रशीद जो है वो आज से भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंजीनियर रशीद बंद है। जमानती दरख्वास्त दिल्ली अदालत के सामने है और मुसलसल बात भी कई बार इस मामले पर हुई है, ताहम जमानत नहीं मिल पाई है। और अब की बार जमानती दरख्वास्त में कहा गया था कि पार्लियामेंट का बजट इजलास है, चूंकि वह अवामी नुमाइंदा है, उन्हें अपनी नुमाइंदगी करने का हक पार्लियामेंट के अंदर दिया जाए, इसलिए अबूरी जमानत भी दी जाए। उसको देखते हुए अगरचे अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, ताहम बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद आज से भूख हड़ताल पर तिहाड़ जेल के अंदर बैठेंगे। न सिर्फ इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल पर बैठेंगे बल्कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर्स बशमूल तर्जुमान आला आज नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इसी तरीके से श्रीनगर की प्रताप पार्क और नॉर्थ कश्मीर में भी कई मकामात पर वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो मुश्तरका तौर पर अलामती भूख हड़ताल पर आज बैठेंगे ताकि इंजीनियर रशीद के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाई जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक रुकनी पार्लियामेंट और एक असेंबली सीट जीतने में कामयाब हुई थी, अगरचे कई मकामात पर उन्होंने कैंडिडेट्स को खड़े किया था, ताहम अभी तक कोई मस्बत जो सूरत हाल है वो दिखने को नहीं मिली है। ताहम फिलहाल खबर ये कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जो जेल के अंदर है वो आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और श्रीनगर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर और दिल्ली के अंदर भी इस अलामती भूख हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इंतज़ामिया भूख हड़ताल को श्रीनगर और बारामूला में बैठने की इजाज़त देंगे या नहीं। बहरहाल खबर ये कि तर्जुमान आला जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं वो जंतर मंतर पर अपनी हामियों के हमरा भूख हड़ताल पर आज दिन में बैठेंगे। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सेहत की करते हैं और नॉर्थ कश्मीर के अंदर सेहत शोबे की खबर से आपको बाखबर करते हैं। हुकूमती इदारे और हुकूमत इस बात पर फोकस है कि सेहत सेक्टर को मजीद बेहतर बनाया जाए, आलाजात और डॉक्टरों को यकीनी बनाया जाए कि वो तिबी मरकज़ों पर रहे। ताहम इतलात और ख़बर यह है कि मुख्तलिफ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर अमला नहीं है या मशीनें बोसीदा हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। और सूरत हाल तब सामने आई जब सोपोर से खबर आई कि नॉर्थ कश्मीर का सोपोर का इलाका है जहां पर SDH अस्पताल, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर, जहां पर लोगों का एक बहुत बड़ा रश रहता है, गायनी सर्जरीज होती है, दीगर सर्जरीज होती है, लेकिन जो जदीद आलात वहाँ पर होने चाहिए, मशीनरी वहाँ पर होनी चाहिए जिससे आवाम को राहत मिलती, आज के जदीद दौर में वो तमाम सहूलियतें वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। एक तो ये, दूसरा जो 2-3 चीज़ों की और तवज्जो दी गई, कहा गया कि एक्सरे मशीन जो ख़राब है आप PPP मोड पर और कहीं से कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो अस्पताल का अपना निज़ाम है वो फाल नहीं हो पाया। फिर एनेस्थीसिया जो है, एक मशीन है दूसरी नहीं है और सिर्फ गायनी वाले ऑपरेशन हो रहे हैं, बाकी नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी तौर पर जो हमारे ज़राया वो इस बात को मान रहे हैं कि 24/7 गायनी सर्जरीज वहाँ पर हो रही हैं, लोगों की सर्जरियाँ भी की जा रही हैं। ताहम एक मशीन टेम्परेरी तौर पर हॉल्ट पर रखी गई है क्योंकि वो नॉन फंक्शनल यूनिट है, इसलिए कुछ चीज़ों में परेशानियां आ रही है और आने वाले चंद दिनों में मसले का हल होगा, ये इंतजामिया की तरफ से जो है वो कहा गया है। अब एक तरफ से सोपोर है, फिर आप बारामूला
कि हंदवारा इलाके में चलिए जहां पर मेडिकल कॉलेज भी बना लेकिन सीटी स्कैन मशीन नहीं है। फिर आप ऊपर आइए जनाब, कुपवारा की ओर आइए तो अल्लाह ही हाफिज है। और ऊपर वाले बेल्ट में जब आप चले जाएंगे तो बुनियादी ढांचे की कमी आपको नजर आएंगी। और इस तरीके से एंटायर नॉर्थ फ्रॉम पटन टू सोपोर टू बारामूला टू कुपवारा, और फिर अगर आप बांडीपोरा को भी कल्प करेंगे तो पीएचसी सीआईसी का जाल आपको नजर आएगा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जाल आपको नजर आएगा। लेकिन जो इंतजामिया को वहां पर आलात, मशीनें और दीगर इक्विपमेंट्स रखने थे वो आज तक भी आपको नजर नहीं आएगा। बुनियादी ढांचा ये है कि अगर आपको ब्लड चाहिए ब्लड बैंक से, वो भी कई मकामात पर आपको नजर नहीं आएगा। और वो जदीद खदोखाल पर जो ब्लड बैंक्स होने चाहिए थे, इक्विपमेंट्स वहां पर होने चाहिए, इस एंटायर नॉर्थ के अंदर उसकी भी कमी आपको नजर आएगी। इस उम्मीद के साथ कि बजट साजी हो रही है और हुकूमती इदारे इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी देते हुए इन दूर दराज इलाकों के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है, डॉक्टर्स की तैनाती हो पाती है, डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वहां पर होती है, तो उसका मतलब ये होगा कि श्रीनगर के मरकजी अस्पतालों पर ऑटोमेटिकली बोझ कम पड़ेगा, जबकि तमाम तर इंतजामात अगर मुमकिन हो सके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो पाए। तो ये थी बात जनाब अस्पताल की, सेहत शोबे की, नॉर्थ की, जहां पर मेडिकल कॉलेज भी है, जहां पर नए नए सहूलियतों का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन न तो एनेस्थीसिया मशीन आपको नजर आएगी बहुत सारी जगहों पर, और ना ही एक्सरे और यूएसजी करने की मशीन ही कहीं पर काम करती हुई नजर आएगी। ये तो एक इलाके की बात है, मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें इसी तरह की। और पिछले दिनों हमने वज़ीर सेहत से दौरान कॉन्क्लेव भी ये सवाल पूछा था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आज ये तवक्को की जा रही है कि शायद पहले के मुकाबले, क्योंकि माजी में या 10 या 12 बरस पीछे चले जाएं तो 2011 सेंसस के बाद इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त उस जो असल नंबर थे हमारे सामने पॉपुलेशन के, उस बेस पर CHCs, PHCs या जिनको आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कहते हैं, या फिर आपके सामने डिस्पेंसरीज थी वो खुली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या मजीद खुलेंगी? तो कहा गया कि बेहतर तिब्बी सहूलियात हमारा मकसद है और अव्वलीन तरजीह। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें भी मैन एंड मशीनरी की कमी को दूर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, बड़ा चैलेंज है जिसका एतराफ़ खुद अथॉरिटीज़ करती हैं। और प्रोग्राम के दौरान सकीना ईतू की तरफ से भी इस बात का एतराफ़ किया गया था कि मुसीबत वाकई में इस वक्त है। आगे बढ़ेंगे और बात ज़रा श्रीनगर हवाई अड्डे की करेंगे, जहां पर कई तरह की मुश्किलात रही हैं माजी में भी। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों को ठीक अगरचे किया गया है, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से मजीद शिकायतें और या जो खबरें हैं वो मौसूल होना शुरू हुई हैं। मुसाफिर कुछ ऐसे इकदामात जहां पर शायद बहुत सख्ती से काम करने की ज़रूरत थी नहीं हो सका, जिस पर नाराज़गी या बरहमी का इजहार कर रहे हैं। वो जो 14-15 मिनट का ठहराव और उस पर चार्जेस न देने वाली बात थी, अब हर एक शहरी या मुसाफिर को कॉम्प्लेक्स के अंदर या एयरपोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल होते ही 40 से 42 रुपए वो जो चार्जेस हैं वो देने पर मजबूर किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें इशफाक मौसूल हो रही हैं श्रीनगर से। बिल्कुल, श्रीनगर एयरपोर्ट से एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगरचे कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इस बात का नोटिस भी लिया था और ये कहा था कि इसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, लेकिन खबर ये है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो ही मुसाफिर या मुसाफिरों को लेने वाली गाड़ी जाती है तो जो एंट्री पॉइंट है वहां पर उन्हें एक चिट्ठी थमा दी जाती है, एक स्लिप थमा दी जाती है जिस पर 40 रुपया देने की बात होती है। अगरचे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि 14 मिनट के अंदर अंदर, यानी जहां पर आप ये ले रहे हैं आप अंदर चले गए, चूंकि 1-आधा किलोमीटर अंदर जाना है, टर्न करके आपने वापस आना है। अगर आप वापस आते हैं 14 मिनट के अंदर अंदर तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन जिस निजी कंपनी को यह काम सौंपा गया है उनकी तरफ से अब दबाव बनाया जाता है, हर गाड़ी से पैसा वसूला जाता है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, और चाहे आप सिर्फ 5 या 8 मिनट में वापस मोड़ करके भी वापस आए। अगरचे कई मरतबा वहां पर तू मैं भी हुई है, कई मरतबा जो वहां के लोग हैं, जो मुंतजमीन वहां टूल पोस्ट पर लगे हैं, वो इस बात को मानने से कासिर है कि वो ये नहीं मानेंगे और उन्हें ये पैसा आपको देना ही होगा क्योंकि ये आउटसोर्स किया गया है। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर टूर ऑपरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें भी की गई। हम श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, हमारे पास एक ही हवाई अड्डा है श्रीनगर के अंदर और वहां पर जदीद सहूलियात अभी भी नहीं है। इस बीच सिस्टम को बेहतर करने के लिए, पार्किंग फैसिलिटी देने के लिए एक निज़ाम होना चाहिए था कि अगर आप गाड़ी पार्किंग में लेते हैं
तब जाकर आपसे पार्किंग चार्जेस होने चाहिए। अगर आप सिर्फ ड्रॉप करते हैं, वापस आते हैं, या अंदर जाते हैं, पिक करते हैं तो वापस आते हैं और पार्किंग स्लॉट में नहीं जाते हैं, तो फिर ये 40 रुपये देने वाली बात नहीं बनती है। और अगर कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मामले को देखा जाएगा, शिकायत उनकी नोटिस में आएगी तो देखा जाएगा। मीडिया में आने के बाद भी अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखा जाएगा, तो क्या हम ये माने कि बेबसी है, या वाकई तौर पर उस कंपनी जिसको ये काम सौंपा गया वो इतनी बाअसर है कि वो जो चाहे कर सकती है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। आसिफ साहब, जहां तक एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मैं बात करूंगा, देखिए कई सारे इनिशिएटिव्स और भी लिए गए हैं जो झूके तू हैं, यानी जिनको टोटली कह सकते हैं 10 दिन वो सर्विस चलती है, 10 दिन के बाद वो बंद हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस वक्त जिस तरीके से पार्किंग स्लॉट्स को लेकर हमने देखा, पहले गाड़ी वहां जाती थी, उसे टोकन थमाया जाता था अंदर, यानी पार्किंग में, उसे पूछा जाता था कि आप कितने टाइम तक वहां पर रुकेंगे। अगर आप 10 से 15 मिनट के बीच में वापस चले जाते हैं तो वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। मगर अब क्या है, अब जो ही आप एंटर करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पहले एक बड़ी सी डंडी जो है, एक बैरिकेड लगा दिया गया है, जो जहां पर आपको गाड़ी को रोकना ही रोकना है। उसके बाद आपको एक स्कैनिंग कूपन मिलेगा जो आपके बारकोड के साथ आपको थमा दिया जाएगा। आप अंदर चले गए, उसके बाद जहां दूसरा एक बैरिकेड आएगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि गाड़ी जो है वो आप पार्किंग में रख दीजिए। जब आप गाड़ी पार्किंग में रख देते हैं, पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, तब तक हम कह सकते हैं 10 से 15 मिनट का टाइम जो है वो निकल जाता है। अगर आपके पास मगर वहां पर 40 मिनट्स की ड्यूरेशन है, अगर आप 14 मिनट से ज्यादा वहां रुके तो आपको पैसा देना है। तो इन बिटवीन हम देखते हैं टू एंड फ्रो में जब तक आप वापस आ जाते हैं तब तक वो 15 मिनट चले जाते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब इस बात को लेकर सभी लोग नाला है, खफा है, चाहे वो टूरिज्म हो, ट्रैवल हो, ट्रेड हो, या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हो या पेशेंट्स हो। देखिए टू एंड फ्रो के साथ साथ जब आप इन सर्विसेज की बात करते हैं, आपने एक सर्विस वहां पर बस को भी स्टार्ट की गई थी, आपने एक जी हाँ वो बैटरी वैन भी स्टार्ट की थी, वो भी वहां पर आजकल दिखाई नहीं देती है। अगर देखा जाए जो फैसिलिटीज आप वहां पे स्टार्ट करते हैं वो तो बंद हो जाती है, मगर ये सिस्टम जो है थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा। आपने गाड़ी अंदर ले ली, उसके बाद आप पैसेंजर को ड्रॉप करने गए, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वहां पर गाड़ी के टायर में लॉक लगा दिया जाता है, और उसके बाद अगर आपने गाड़ी वहां पर जहां पार्किंग में खड़ी कर दी है, ऐसे आप चले गए हैं, ये भी नहीं वहां पर कंफर्म किया जाता है कि आइदर ही हैड रिसीव्ड कूपन और नॉट। वो कंफर्मेशन करने के लिए कोई नहीं आता। उसके बाद जब पैसेंजर वापस या वो ड्राइवर साहब वापस आता है, वो देखता है कि वहां पर जहां गाड़ी में वो टायर में लॉक लगा दिया, वो ढूंढने के लिए निकलता है, 500 रुपए का जुर्माना, 500 रुपीज ही हैज टू पे, अगर उसकी गाड़ी वहां से नहीं निकलेगी। ये भी दूसरा किस्सा है। अब इस बात को हमने डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी तक पहुंचाया, तो उनका मानना है कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट है तो वो लॉन्च कर दे। अब कितने टाइम तक गवर साहब, आसिफ साहब, वो पैसेंजर, वो ड्राइवर साहब, वो डायरेक्टर को ढूंढेगा, कंप्लेंट लॉन्च करेगा, यानी उसमें एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द एयरपोर्ट से बाहर ही आ जाऊं, मेरी गाड़ी निकल जाए, ताकि मैं एटलीस्ट अपने घर अच्छा इरफान, 14-15 मिनट तक स्टे तक आपको कोई पैसा नहीं देना, अथॉरिटीज पहले भी कंफर्म कर चुकी हैं। फिर से इस पर आज जब ये ऑफिशियल टेक है भी, ये कंपनियां ये सब करने में नाकाम क्यों हुई हैं, या क्या कंसर्न अथॉरिटीज के नोटिस में ये मामला नहीं है? अगर गया है तो इकदामात न उठाने की वजह? देखिए आसिफ, हाउ इट इज पॉसिबल कि कंसर्न अथॉरिटीज के नोटिस में नहीं है? अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो डिफेंस जोन का एयरपोर्ट है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी है, जांच पड़ताल होती है, बाकी चीजें होती है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अथॉरिटी के कंसर्न में है। अब इसको अथॉरिटी कितना लीनियंसी के साथ ले रही है, कितना लाइटली ले रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पार्किंग के लिए अगर आपने 14 मिनट से ज्यादा कर दिया तो आपका पार्किंग का स्लॉट जो है वो बढ़ेगा, तो आपको पैसा देना होगा। लेकिन अगर यही जो बैरिकेटिंग है पार्किंग पर लगाई जाती, जहां गाड़ी पार्किंग में जाती, तो ये समझ जाता है। ये जो स्कैनिंग के बाद ही लगाई गई है, उसके बाद उसने ऊपर तक आना है तो 3-4-5 मिनट का वक्त वो लगता है, ऊपर से वापस आएगा तो 3-4 मिनट का वो। ये जो कैलकुलेशन 14 मिनट की थी ये भी सही थी, लेकिन फिर वही परेशानी है कि जनाब ये जो सूरत हाल बनी है कि 14 मिनट से पहले भी अगर आप आते हैं तब भी आपको रोका जाता है और बड़े रूडली आपसे पैसा मांगा जा रहा है। तो यही तो बेबसी है यहाँ पर। एब्सोल्युटली सर, यही तो बेबसी है, क्योंकि जहां आप देखिए, जहां आपने सही फरमाया कि पार्किंग में अगर इस बैरिकेड को लगाया जाता, एटलीस्ट पैसेंजर विल कम अप, कि उसको पता चल जाता कि मुझे वहां पैसा देना है या रुकना है। अब आप पहले उसको रोक देते, उसके बाद वो अंदर जाता है, फिर आपको पता ही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कितने बैरिकेड क्रॉस करने पड़ते हैं एक पैसेंजर को, जहां तक उसको बोर्ड करनी है फ्लाइट। तो ये सिस्टम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नजर में है, मगर पैसेंजर्स और खास तौर पे जो टूरिज्म प्लेयर्स है,
जो ट्रैवल वाले हैं वो भी परेशान, उनका भी मानना है कि अब आप देख लीजिए 40 रुपए से 200 रुपए 250 रुपए भी तक भी कूपन चला जाता है। एज पर द ड्यूरेशन इज कंसर्न, जितना टाइम आप रुकेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। जिन्होंने दिल्ली का सफर किया हो, एयरपोर्ट का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ तक आप गाड़ी लेकर आ सकते हैं सबके सामने। अगर आपने पार्किंग में गाड़ी लगानी है तो एक प्लेस डेजिग्नेटेड है, वहां गाड़ी जाती है, पार्क कर लीजिए, आपको चार्ज होता है। आप वेटिंग में रहते हैं तो आपका चार्ज होता है। यहाँ सब चीज़ें उल्टी चलती है। जम्मू कश्मीर आते आते ये बड़ी मुसीबत की बात है। अब फिर आप भी अब बाहर चलिए, जम्मू आएंगे तो यहाँ पर भी आपको निज़ाम काफ़ी कदरे बेहतर दिखेगा। फिर आप पंजाब जाएं, चंडीगढ़ जाएं तो सिस्टम आपको एंटायरली डिफरेंट आएगा। लेकिन कश्मीर आते आते तमाम तर कानून, तमाम तर बातें जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है उस तरीके से जिससे आवाम को राहत ना मिले बल्कि मुश्किलें हों। और फिर एक मैसेज अक्रॉस द स्टेट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं जाता। जब आपके पास गेस्ट होते हैं, आप 2-4 मिनट में वापस आते हैं तो पता लगता है कि सूरत हाल कुछ और ही बनी हुई है, और वो अपने तरीके से फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि हम कहाँ पर आए हैं और किस तरीके से यहाँ पर बातें हो रही हैं। फटाफट से जनाब कॉल करना आप शुरू करें। आपकी फ़ोन कॉल्स को लेंगे क्योंकि 9:42 का वक्त हुआ है। आज फैसला यही था कि आज से 8 से 9 मिनट का वक्त आपके साथ दिया जाए, फिर आखिर पर आपको वेदर अपडेट से भी अपडेट करना है। तो अब जब आप कॉल करना शुरू करेंगे तो टीवी की आवाज़ बंद करेंगे। राब्ते में रहने के लिए आप सिर्फ टीवी के ज़रिए से नहीं बल्कि फ़ोन के ज़रिए से बात करेंगे, टीवी को म्यूट करते हुए आप और हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने टीवी से आवाज़ सुनी तो उससे प्रॉब्लम ये होगी, न आप हमें सुन पाएंगे न हम आपको सुन पाएंगे और बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा। तो फटाफट से कॉल करें। और ये 4 नंबर है जी जो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने लगा दिए हैं, ऑनलाइंस कर दिए हैं। कॉल करेंगे आप। बजट बन रहा है, मामलात आपके हुकूमत की नज़र जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि मसाइल का हल हो। पहले कॉलर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कॉलर हमारे साथ जो ज्वाइन कर चुके हैं कहां से हैं, क्या कुछ है और क्या कुछ है हुकूमती इदारों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर लें और अपनी बात रखिएगा। कौन साहब कहां से? जी पंकज बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताएं सर, ये ट्रेन सर्विस कब से स्टार्ट हो रही है कटरा से श्रीनगर के लिए? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, हमारे स्टूडियो तक बिल्कुल भी क्लियर ऑडियो नहीं आ रहा है। एमसीआर से जरा रिक्वेस्ट करूंगा कॉल को जरा आप भी पहले ट्रैक करें कि क्या सही ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, तब जाकर यहाँ दें ताकि सही तरीके से आवाज जो है वो चली जाए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, दोबारा आप कॉल करें जी, कोशिश करेंगे आपकी कॉल को दोबारा ले लें। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी जी, सुहेल अर्ज कर रहा हूँ गौर साहब। जी सुहेल साहब, 2021 में अगर कोई कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो में पीवी में जाती है और तहकीकात करनी उतनी कोई मुश्किल नहीं है, जबकि आपको 3000-4000 पेज कागजात भी दिए गए। आपको चाहिए कि आप कंप्लेनेंट को बुलाए और इसमें वॉर फुटिंग पे कोई एक्सरसाइज करे। हम एंटी करप्शन की बातें करते हैं, यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में मेरी 30 कंप्लेंट्स पेंडिंग है। या तो उस कंप्लेनेंट को आप फर्जी करार दीजिए या तो कार्रवाई करिए, या तो ये एंटी करप्शन की बातें करिए ही मत। हमें जो सुहाने ख्वाब हैं, ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमें ये सुहाने ख्वाब मत दिखाइए कि एंटी करप्शन फ्री कश्मीर ये वो इधर उधर। या तो कार्रवाई करिए, या जो बोलते हैं या जो एक्ट्स में लिखा है उस पर कार्रवाई करिए। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर आपकी आवाज़ को सुन रहा होगा। अमन कानून लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, एंटी करप्शन उनके पास है। मुझे उम्मीद है कि जो शिकायत आपकी है वो सुनेंगे वो, और मुतल्लिका महकमे को भी बताएंगे कि आपसे के साथ रब्ता करके मसले को सुने और हल करने की कोशिश करें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो चलिए जी नाम बताएं। हेलो, नाम बताएं, कहां से? मोहम्मद अमीन, मैं इधर हाथेपुर से। मुझे ये जो आप कह रहे थे ना अभी वो एयरपोर्ट पर वो जैसे चार्जेस जी वहाँ चक्कर है। जब यहाँ से निकलते हैं गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्होंने वो डंडा रखा है, देते हैं स्लिप। फिर वहाँ जब जाते हैं वहाँ से निकलना होता है, जो वहाँ पार्किंग लॉट है उसके गेट से, वहाँ उसके गेट पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। जब तक इंसान वहाँ गेट पर पहुँचता है तब तक तो 20 मिनट जाते हैं, क्योंकि वहाँ लंबी लाइन होती है गाड़ियों की निकलने के लिए। निकलने के लिए उन्होंने 4 जो पार्किंग लॉट है उसी का गेट रखा है, और जो पार्किंग गेट पर वहाँ भी डंडा है। तो वहाँ भी जो क्या कर रहे हैं, वहाँ जो लाइन लगती है तब तक तो 20 मिनट 25 मिनट जाते हैं।
फिर कहते हैं जी आपको 150 रुपये चढ़ गया। यही बात है, अगर- यही हम अगर- भी बता रहे थे कि जनाब अपनी ये जो एंट्री पॉइंट बना ना, ये आप पार्किंग लॉट पर बनाइए ताकि गाड़ी अंदर जाए, बाहर निकले तो पता लगे कितने देर तक वो पार्किंग में रही। ये जो मेन रोड पर आपने बैरिकेटिंग की है शायद ये सही नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर एयरपोर्ट जावेद साहब जो है वो जरूर इस मसले को जरा संजीदगी के साथ देखेंगे, क्योंकि एक आदमी का मामला नहीं है, हजारों लोग आते हैं और सबको ये दिक्कत हो रही है वहां पर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मैं मोहम्मद अरशद रैना गांधरबल से अर्ज कर रहा हूँ सर। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं माजरत के साथ आपकी कॉल को ड्रॉप कर रहा हूं। दोबारा से कोशिश करें ताकि आपकी आवाज़ को हम ले सके, आपकी बात को सुन सके, क्योंकि जितनी ये ड्रॉप हो रही है इसमें कोई भी चीज़ सुनना और समझना काफ़ी मुश्किल है। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो दोबारा से कोशिश करें ताकि आप हेलो हेलो टीवी की आवाज़ आप बंद करें। यही तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि टीवी की आवाज़ से अगर आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे तो आप मैच नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स होती हैं, ना आप मैच कर पाएंगे ना मैं यहाँ बैठे जज कर पाऊंगा इस मामले को लेकर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ गौर साहब, एक्चुअली मैं यहाँ ईद का फिरदौस काजी सोनर लेन से बोल रहा हूँ जी जी। एक्चुअली नवंबर में जो ये जो सिटी रोड डिवीजन सफाई का दल है, उन्होंने हमारे कॉलोनी में ना वो कंक्रीट का काम किया था नवंबर में। ओके। तो जो ही उन्होंने काम किया, मतलब लास्ट पे पहुंचा काम, तो ठेकेदार ने काम बंद किया अननोन रीजन पर। हमें पता ही नहीं रीजन क्या है, उन्होंने काम भी उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। वो जो मेन होल थे उनको वो रेज करने थे, वो भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा। ये सिटी रोड्स डिवीजन सफा कदर है, यानी तो उन्होंने currently आधा आप ही हमारी काम किया है। आधा ही काम किया। तो अगर वो कहता था कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि आपने ये क्यों किया आधा ही काम, तो उसने वहां से कहा कि मेरा काम इतना ही था, क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट ऐसे ही बनाया था, इतने तक ही। अच्छा, यानी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क था जिस तरीके से पूरा करना था वो बना नहीं, जितना कॉन्ट्रैक्टर साहब को काम था वो हो गया, और अब सड़क न चलने लायक बची और ना ही मुश्किल का हल कोई कर रहा है। बची, लेकिन जो फ्रंट पोर्शन है जहाँ से सड़क पे हम घुसते हैं वही पोर्शन उन्होंने ऐसे ही रखा है, तो उसका फायदा ही नहीं है जो बाकी पोर्शन उन्होंने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रीट और डिवीजन वाले श्रीनगर के ज़रूर आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे, एग्जन साहब सुन रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि जनाब ये अवामी मामला है, किसी एक फ़र्द का मामला नहीं है, इलाके का मामला है, हल करने की और कोशिश करें। और ये शायद उतने करोड़ों रुपया मामला भी नहीं है, हज़ारों में यह मामला हल हो सकता है अगर इसको संजीदगी के साथ लिया जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? इशफाक भाई, आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब इम्तियाज फारूकी अर्ज करता हूँ। आप जानते ही हैं मुझे थोड़ा सा कभी कभी कॉल करता रहता हूँ आपको। जी फारूकी तो मैं साहब, आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ जो आपने रिसेंटली जो जम्मू में एक कॉन्क्लेव किया था, उस बात पे लोगों के सामने कुछ बातें आया हुई जो छुपी थी पर्दे के पीछे, उसके लिए मैं मुबारकबाद आपकी चैनल को और खास तौर पे आपको पेश करता हूँ। दूसरी बहुत बात, शुक्रिया भाई। मैं देखता हूँ लोग आप पे कितना भरोसा करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है जैसे डिपार्टमेंट सारा कुछ आपके हाथ में है। ऐसे लोग भरोसे से आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिन तक ये बात पहुंचती है शायद वो इस चीज का गौर नहीं करते हैं, समझते नहीं है भाई कितनी परेशानी है लोग। और गुलिस्तान वाले कितने लोगों का मदद करते हैं बजरिए कॉल्स। लोग इस प्रोग्राम का वेट करते रहते हैं कब आएगा ये टाइम, हम कॉल करेंगे इशफाक भाई को, आसिफ भाई को बताएंगे हमारी ग्रीवेंस क्या। मैं आपके वसात गुजारिश करता हूँ सबों को, चाहे देखिए अभी एक बंदा है वो सुहेल डार जो कॉल करता रहता है आपको, कब से कॉल कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, सबको पता है, लेकिन वो भी कुछ बोल रहा था वो एसीपी सब सारा कुछ बैठा हुआ। मैं गुजारिश करता हूँ सब डिपार्टमेंट को मेहरबानी करके जरा छोटी छोटी सी बातें देखिए क्यों लोग इतने उतना परेशान हैं। बिल्कुल, मैं फारूकी साहब आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम छोटे छोटे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे तो हल निकल सकता है, ये कोई उतना इशू नहीं होता है। लेकिन न जाने क्यों सांप सूंघ गया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, शायद अभी वो वाइब्रेशन नहीं है। दरअसल
या तो एहतिसाब नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, या अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआएं हो, सब लोगों की मोहब्बत प्यार जो है और जो भरोसा आप लोगों का हमारे साथ है। मैं हमेशा इस कोशिश में है कि अगर 100% नहीं तो 30-40% किसी न किसी को कोई मसला इस तरीके से हल हो पाए, उसको थोड़ी सी राहत मिले, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है बढ़ रहा है ये किसी न किसी तरीके से कम हो, छोटी सी कोशिश हमारी रहती है। बहुत शुक्रिया भाई ख्यालात के लिए, बात करने के लिए, कॉल करने के लिए। एक और कॉल। हेलो हेलो जी। हेलो जी, मैं डॉक्टर आयशा बोल रही हूँ अनंतनाग से। जी डॉक्टर साहिबा। तो हम जब भी एयरपोर्ट जाते हैं वही बात हमने अभी सुनी, वी रियली वांट टू ब्रिंग इट अप, ये जो इशू है ना ये पार्किंग का जी। ऑल्दो वी ट्रैवल इंटरनेशनल, लेकिन वी आर थिंकिंग ऑफ द पीपल जो यहाँ पे है, दे डोंट हैव मीन्स टू कम अप एंड एंड ब्रिंग दिस पॉइंट इनटू नोटिस। ये बहुत ही मतलब एक तो हमें फूल कर रहे हैं वो, बिकॉज एंट्री पे बोलते हैं कि देयर इज नो चार्जेस फॉर 15 मिनट्स, एंड उसके बाद व्हेन वी रीच देयर वी डोंट नो कि हमें कहाँ से जाना है, एंड देन हमें जबरदस्ती वहीं से गुजारते हैं, एंड दे टेक 40 रुपीज और 50 रुपीज कुछ ऐसा वो हमसे चार्ज करते हैं, एंड इट्स फ्रीक्वेंट लाइक फॉर एवरी ट्रैवलर ऐसा ही होता है। तो आई थिंक रियली दिस शुड बी ब्रिंग इनटू नोटिस, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन पे दिस अमाउंट, एंड आजकल तो यूजुअली लोग एयर ही करते हैं प्रेफर फॉर ट्रैवलिंग। सो मुझे लगता है बहुत लोग बेचारे दे डोंट हैव दिस प्रिविलेज टू टॉक टू ब्रिंग दिस। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, यही मकसद था हमारा भी आज इस खबर को लेने का, ताकि हुकूमती इदारे स्पेशली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो जिम्मेदार हैं वो ज़रा इस मामले को समझे कि जहां पर आपने बैरिकेटिंग की है ये डोमेन ही नहीं है बैरिकेटिंग का, आपकी बैरिकेटिंग पार्किंग में होनी चाहिए था, ताकि जो यहाँ से जाए ड्रॉप करके वापस आए उसको कोई परेशानी। जिसने पार्क करना है अगर वो 14 मिनट से ज़्यादा पार्क करता है फिर आप पार्किंग के चार्जेस लें, एक सेपरेट पार्किंग जिस तरीके से दिल्ली में हम देखते हैं, दुनिया भर में देखते हैं, उस तरीके का नक्शा यहाँ पर लग सकता है। क्यों नहीं लग रहा है, एक बड़ा सवाल है। यही वजह थी कि हमने भी ये सवाल आज पूछा है, और उम्मीद करेंगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसको ज़रा संजीदगी के साथ लें, क्योंकि हज़ारों लोगों का सफ़र हर दिन यहाँ से होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कॉल करने के लिए। नेक्स्ट दो कॉलर्स हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। बहुत पुलवामस मज रोजान एक्टिवेशन फाइल त्रोमुत जमीन गमित कागज अदल बदल सर। अहन वनकन एफसी साहबस निश फाइल, मगर तथ निश गई 5 रेत सह त्रावन कहें वह मे किराय आसे बह गो जोम तान गे योर गई बे वनकन सर। बहुत दपान तुम अपील कर कि तुम करो तमिस फाइल त्रो सर यल। यह कम इलाक फाइल? यह डिस्ट्रिक्ट पुलवाम तहसील लितर। ओके जनाब, चलिए लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो जी। सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ इशफाक साहब जी। सर मेरी एक गुजारिश है कि आप रोज लोगों के मसाइल सुनते हो, सवाल सुनते हो, लोग उनके बहुत सारे मसाइल हैं और सुनने वाला कोई है नहीं। इलेक्शन हो गए थे तो और हमारी उम्मीद थी कि हमारे जो एमएलए हैं वो अपना फोन ये ऑन रखें और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुने, लेकिन वो स्टेट से बाहर रहते हैं अक्सर बेशतर, स्टेट में है नहीं। कुछ लोग यहाँ हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा एक तजवीज है कि जो डिपार्टमेंट्स के एचओडीज हैं, डायरेक्टर, वो क्यों न महीने में आप हर एक डायरेक्टर को एक बार लाएं इधर अपने इस चैनल पे, वो लोग उनके सवाल सुने और उनके जवाब दे दें, या एमएलए को लाएं वो लोग के सवाल सुने और उनके जवाब दे दें। मैटर मैं जाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बारीक बीनी से इन चीज़ों को समझते हैं। ये मैटर हमने ऑलरेडी रियासत के वज़ीर आला के सामने रख दिया है, और मुझे उम्मीद है कि मंडे को वो वापस आ रहे हैं, वो बाहर कॉन्फ्रेंस में है, मंडे को आएंगे तो एक हमारे पास एक रोस्टर आएगा। मुझे उम्मीद है हर हफ्ते हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट बैठेगा स्टेट का, चाहे वो मिनिस्टर साहब होंगे, ड्यूकॉम होंगे, कोई ना कोई बैठेगा, जिस तरीके से वो फिर बनाएंगे हम कोई प्रपोजल, और देखते हैं कि कैसे ये और इसको वाइब्रेंट बनाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि शायद सीएम साहब भी महीने में एक दिन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। वो किस तरीके से होगा वो इंशाल्लाह जो तय अप होगा वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लास्ट दो कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे हैं, उसके बाद आपके सामने वेदर अपडेट भी रखना है। कौन साहब कहाँ से, नाम बताइएगा। हेलो हेलो जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छे खानियार पे लज्जत सब्जी पे रोजबल आस्थानस निश अच्छे मेन पाइप गसान दोहै थोप पत शेरान, मगर सर यमो शेरान पाइप कर्म चेंज, ये बेमार, यमो आब खराब आब
ये गई काम पे वारियन याद बस प्लीज क्या गसुन चनाबश पाइप अहन बिल्कुल मेन पाइप छी चलो सटा शुक्रिया कॉल करने एक और कॉल लास्ट श्योर वायरल लाइट तो मगर अब छ सही है कि यो ऐसे पाइप चेंज करमुस ओके जी लास्ट कॉल है जी हमारी आज हेलो आदाब आदाब कौर साहब आदाब सर आदाब सर जम्मू से हैं जी सुरजीत सिंह जी सुरजीत साहब बताएं सर ये प्लीज फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई ये करो कि वो जीपी फंड की हमारी बिलें पड़ी हैं सर जीपी फंड का मामला बड़ा संगीन हो रहा है ये सिर्फ होम डिपार्टमेंट का नहीं है मैं गुज़श्ता दिनों देख रहा था हमारे पास बहुत सारी शिकायतें हेल्थ वाला भी ऐसा ही है पब्लिक वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में और ये जीपी फंड का मामला ऐसा था कि सरकार के पास अमानत होती थी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की अब वो पैसा टाइम पर नहीं आ रहा है गया कहाँ है वो पैसा एक बहुत बड़ा मेस बना हुआ और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है वो इसकी ओर ज़रा तवज्जो दे और मुलाजमीन जो बेचारे कभी बच्चे की शादी के लिए ये पैसा होता है किसी इमरजेंसी के लिए पैसा होता था निकालते थे फिर वापस भी डालते थे पैसा और चलता रहता था निज़ाम ये रुक गया है स्टेगन हो गया है और काफ़ी मुश्किलें होती हैं अपना पैसा ढूंढने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ कॉल करने के लिए ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में आने के लिए फिलहाल जरा फटाफट से आपका वेदर अपडेट से भी अपडेट करें कि रात जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से गुजरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि लद्दाख की सूरत हाल भी आपको अपडेट करेंगे वेदर अपडेट में आपको बताते चले -0.1 डिग्री श्रीनगर के अंदर आज धूप काजीगुंड के अंदर -0.1 डिग्री कुपवारा -1.1 यानी -1.1 आज बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी की इम्कान -1.7 पहलगाम और गांधरबल -0.7 डिग्री गांधरबल के अंदर भी आज बूंदाबांदी का सिलसिला हो सकता है बांडीपोरा -2.1 बूंदाबांदी का इम्कान है बारामूला -0.2 मतला आलू लेकिन धूप भी दिखेगी पुलवामा के अंदर -1.1 रात का दर्जा हरारत बडगाम के अंदर -1.1 और शुपियां के अंदर -3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जम्मू आएंगे तो आज दिन में धूप दिखेगी जम्मू में और रात का दर्जा हरारत कम से कम -9.5 डिग्री माफ कीजिएगा 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया सांबा के अंदर 4.8 कटरा के अंदर 9.7 रामबन 8.5 किश्तवाड़ के अंदर 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है उधमपुर आएंगे तो 5.5 डिग्री रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया कम से कम पुंछ के अंदर 4.3 आज बारिशों का इम्कान है और लद्दाख सुबह आते आते करगिल की सूरत हाल बेहतर -6.4 15 से सीधे 4 पर लेह के अंदर भी -9.2 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मनफी में यहाँ पर भी थोड़ी सी बेहतरी है लेकिन द्रास थोड़ा सा बेहतर हुआ है -11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और तीनों मकामात पर मतला आलू हल्की बूंदाबांदी का इम्कान आज लगाया गया है तो चलिए जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है छोटा सा वक्फा होगा वक्फे के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमें दे इजाजत अल्लाह मियां से।